दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम कॉन्फ्रेंस पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें IEEE की वेबसाइट पे जाना है। IEEE पे क्लिक करना है। कॉन्फ्रेंसेस आप देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में क्लिक करके अपकमिंग कॉन्फ्रेंसेस चेक करने हैं कि कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे अभी कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी, पर हम इंडिया के ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जो इंडिया के अंदर हैं उन्हें सर्च करेंगे। तो जैसा कि अभी आप पहला कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, IEEE इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्फ्रेंस। सो सपोज़ हम पहले वाले कॉन्फ्रेंस में क्लिक करते हैं। ओके, तो हमको पता चल रहा है यहाँ देख के कि 12 से 15 दिसंबर 2023 को ये होना है, मतलब एक महीने बाद इसका फाइनल है। सो अभी जो ये कॉन्फ्रेंस है वो SAE इंडिया, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंडिया, आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्स पे, तो वो इसको कंडक्ट करा रहा है। तो अभी हम कॉन्फ्रेंस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ हम उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुआ था और कब इसका फाइनल है। ओके, तो आपको दिख रहा है चेन्नई ट्रेड सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है चेन्नई ट्रेड सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कॉन्फ्रेंस मतलब इन पर्सन हमें अटेंड करना पड़ेगा और चेन्नई ट्रेड सेंटर पे जाना पड़ेगा। ओके, सो अभी यहाँ पे हम बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस टॉपिक के ऊपर, हम जिस भी टॉपिक के ऊपर अपना कॉन्फ्रेंस पेपर करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के टॉपिक्स के अंदर किसी एक के अंदर आना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मतलब ये पर्टिकुलर जो भी कॉन्फ्रेंस है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंडिया की, ये इन्हीं टॉपिक्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो इनसे बाहर है तो आप इस कॉन्फ्रेंस में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी 12 टॉपिक्स हैं, तो 12 टॉपिक्स में से आपको फाइनली एक चूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमने अपने केस में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग इन वायरलेस एंड DC फास्ट अल्ट्रा फास्ट चार्जर वाले टॉपिक के अंदर हमने अपना पेपर डाला हुआ है अभी। तो सबसे पहले हमें ओके, तो हम क्लिक हियर टू रजिस्टर पे। ओके, तो हम ऑथर्स डेस्क, पहले हम हर एक टैब के अंदर जाएंगे। तो हम ऑथर्स डेस्क के अंदर जाते हैं। तो ऑथर्स डेस्क के अंदर जाने के बाद हमको मतलब कुछ रूल्स पता चलेंगे यहाँ पे, जो कि इस पर्टिकुलर इन्होंने दिए हुए। ये पेपर एक्चुअली मार्च 15, 2020 को कॉल ऑफ पेपर्स स्टार्ट हुआ था। मतलब इस मार्च 15, 2023 के बाद से आपको पेपर सबमिट करने थे। और वो पेपर उसे हम नहीं बोलते हैं, इनिशियली में जो हम सबमिट करते हैं उसे हम डाइजेस्ट कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि डाइजेस्ट का टेम्पलेट कैसा होता है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो भी मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, अभी ये कोई फिल नहीं कर सकता इस करंट टाइम पे। ये प्रीवियसली था, हमने ये फिल किया हुआ था। हमने ये जून के मंथ पे ये पेपर सबमिट किया हुआ था, तब जाके अभी हमको मतलब टाइम मौका मिल रहा है दिसंबर में से प्रेजेंट करने का। तो इस पेपर के लिए मार्च 15 स्टार्टिंग डेट थी कि मार्च 15 से लेकर जून 20 तक आप वो पेपर को पहले सबमिट करोगे। ओके, और उसे हम मतलब एक्चुअली पेपर नहीं कहते थे, डाइजेस्ट कहते हैं इनिशियल वाले फेज में। और डाइजेस्ट का टेम्पलेट अलग रहता है, जो फाइनल पेपर हम सबमिट करते हैं IEEE में, उसका फॉर्मेट डिफरेंट रहता है। तो हमने अपना पेपर जून 1 के अराउंड पे सबमिट कर दिया था, और तो जून 20 लास्ट डेट थी। उसके बाद अभी देखो ये पेपर सबमिट कहाँ करते हैं। इस पेपर को सबमिट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट CMT, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट CMT के अंदर लॉगिन करना पड़ता है और वहाँ पे हम अपना पेपर सबमिट करते हैं। तो ठीक है, अभी पहले मैं आपको डाइजेस्ट का टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ओके, तो हम क्लिक हियर टू डाउनलोड डाइजेस्ट टेम्पलेट में क्लिक कर लेते हैं एक बार। फन इन एक्रोबैट। ओके, सो जो इनिशियल जो फॉर्मेट रहता है वो इस तरीके का एक फॉर्मेट है जो कि आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। ये एग्जैक्टली वो फॉर्मेट नहीं है जो हमें फाइनली सबमिट करना है, ये एक इनिशियल फॉर्मेट है। ओके,
तो आपने तो आप पहले डाइजेस्ट के फॉर्मेट को हम डाउनलोड करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट करते हैं और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट CMT की वेबसाइट पे जाके उसे अपलोड करते हैं। अभी हम एक बार माइक्रोसॉफ्ट CMT की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट CMT की वेबसाइट में आपको माइक्रोसॉफ्ट CMT के अंदर जाने के बाद आपको दिखेगा कि IEEE इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्फ्रेंस, ये आपका कॉन्फ्रेंस है, आप इसमें क्लिक करिए। अभी आपको इस तरीके से वहाँ पे दिखता है इनिशियली। क्योंकि अभी हम प्रोसेस के बीच में हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियली में क्या रहता है यहाँ पे, इनिशियल पे आपको यहीं पे जहाँ पे अभी देखिए आपको जैसा आपको दिख रहा है कैमरा रेडी करके एडिट व्यू कैमरा सबमिट IEEE कॉपीराइट फॉर्म, तो आपको यहीं पर ही ये कैमरा रेडी एक्शंस के अंदर क्योंकि इनिशियली में आपने कोई भी फाइल अपलोड नहीं करी होगी, तो इनिशियल में आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड करने का, तो वो डाइजेस्ट अपलोड करने का रहता है। और जैसे ही आप अपलोड करोगे तो वो ये फाइल्स वाले सेक्शन में इसके लेफ्ट में एक्शंस के बगल में लेफ्ट में फाइल्स है, सबमिटेड फाइल्स में दिख जाते हैं। तो डाइजेस्ट, तो वो इनिशियल फेज है, उसे हम बोलते हैं फेज़ 1। तो आप फेज़ 1 में तो आपने डाइजेस्ट सबमिट कर दिया जून 20 तक, तो जून 20 का आपको डाइजेस्ट सबमिट करने के अराउंड 1 मंथ के अंदर वो लोग बता देते हैं कि मतलब अगर 1000 लोगों ने डाइजेस्ट सबमिट किया हुआ है तो कितने सेलेक्ट किए हैं उन्होंने, तो मे बी 1000 में से उन्होंने 100 ही पेपर सेलेक्ट किए। तो आपका मतलब सबसे पहला है कि आपका डाइजेस्ट सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियली तो जैसे ही आपका डाइजेस्ट सबमिट हो जाएगा इस पॉइंट पे, जैसे मैं आपको वो पर्टिकुलर डाइजेस्ट दिखाता हूँ जो हमने सबमिट किया था। ओके, तो ये डाइजेस्ट था जो हमने सबमिट किया हुआ था, तो ये एग्जैक्टली हमने उसी फॉर्मेट को फॉलो किया हुआ था जो भी फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। तो अगर आप ये सारी फाइल्स में अवेलेबल गूगल ड्राइव में लिंक में रखे रहूँगा ताकि आप लोगों को ईजिली दिखे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 4 रेफरेंसेस दिए हुए थे और कुछ इमेजेस हमने अपने प्रोजेक्ट से जो भी हम कर रहे थे उससे रिलेटेड यहाँ पे डाली हुई थी। तो अभी क्या होता है, क्योंकि इस डाइजेस्ट के बेस पे ना कमेंट आते हैं जो भी पर्सन्स चेक कर रहे होते हैं हमारे डाइजेस्ट को। ओके, तो डाइजेस्ट को हम सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं वो सबमिटेड फाइल्स में वो हमें डाइजेस्ट हमारा दिखने लगेगा। उसके बाद अराउंड 1 मंथ के अंदर ही जो भी हमारे ऑथर्स हैं जो हमारे रिव्यू कर रहे हैं वो हमको रिव्यूज़ प्रोवाइड करेंगे कि जो भी हमने डाइजेस्ट सबमिट किया है उसमें रिव्यूज़ कि क्या सही है क्या गलत है। जो मेरा इनिशियल सबसे फर्स्ट जो मैंने डाइजेस्ट सबमिट किया था, जो भी अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया, उसके रिव्यूज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार। उसके रिव्यूज़ क्या थे, उसके रिव्यूज़ इस तरीके से थे कि जैसे 3 रिव्यूअर थे उस टाइम पर, रिव्यूअर 1, रिव्यूअर 2 और रिव्यूअर 3। तो पहले रिव्यूअर का कहना था कि प्रेजेंटेशन, क्लियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन आई एग्री, टेक्निकल इनोवेशन एंड रेलिवेंस आई एम न्यूट्रल। मतलब उनको जो भी हमारा वर्क था जो हम पब्लिश करना चाह रहे थे उनको वो उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ टेक्निकली इनोवेटिव नहीं लग रहा था। तो फर्स्ट वाले रिव्यूअर ने आई एम न्यूट्रल करके उसका कमेंट था। उसके बाद वो लोग तुम्हें कमेंट ही देंगे कि तुम्हें क्या इंप्रूव करना है। तो जैसा देख सकते हो कि पहले रिव्यूअर का तीसरा कमेंट है टेक्निकल रिजल्ट्स, और क्योंकि हमारे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 3 टेस्ट थे, कम्युनिकेशन, इंसुलेशन एंड पावर। सो उनका कहना है कि उन टेस्ट के रिजल्ट को भी इंक्लूड करो। टेक्निक्स फॉर फॉल्ट डिटेक्शन इन द चार्जर सर्किट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड क्लियरली, रेफरेंसेस नीड टू बी अपग्रेडेड। मैंने सिर्फ 4 रेफरेंस डाले हुए थे, तो उन्होंने लिखा है कि रेफरेंस को अपग्रेड करो। और ओवरऑल स्कोर मतलब वीक एक्सेप्ट,
इसका मतलब है तुम्हारा पेपर फाइनली सबमिट हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अभी ये सिर्फ पहले फेज में उन लोगों ने हमारा पेपर सेलेक्ट किया हुआ है, वरना पॉसिबिलिटी ये भी थी कि हमारे डाइजेस्ट को सीधे ही रिजेक्ट कर देते, और उन लोगों ने हमारा डाइजेस्ट को सेलेक्ट किया और हमको ये रिव्यू दिए हैं कि तुम अपने पेपर में ये चेंजेस करो, तो मे भी हम तुम्हारा पेपर आगे सबमिट कर लें। अभी हमारा पेपर मतलब फाइनल अप्रूव नहीं हुआ है, 2 से 3 स्टेप हैं जिसमें हमारा पेपर अप्रूव होता है। उसके बाद ये सेकंड रिव्यूअर के कमेंट हैं, ये थर्ड रिव्यूअर के कमेंट है। थर्ड रिव्यूअर ने क्लियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन एग्री, टेक्निकल इनोवेशन एग्री और ओवरऑल स्कोर एक्सेप्ट, मतलब ये पेपर तुम्हारा हाँ पब्लिश किया जा सकता है इस तरीके से। सिमिलरली एक रिव्यूअर 2 के भी कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे कमेंट्स थे, इन सारे कमेंट्स के बेस पे जो भी कमेंट्स हमें मिले थे, हमने सेकंड फेज स्टार्ट किया और पेपर का, क्योंकि देखो इनिशियल फेज में तो डाइजेस्ट सबमिट करते हैं, सेकंड फेज में हमें एक्चुअली वो जो IEEE का फॉर्मेट होता है उसको सबमिट करना होता है IEEE वेबसाइट का। तो अभी हम जैसे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, जैसे कैमरा रेडी के अंदर एडिट कैमरा रेडी सबमिशन में जब आप क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे क्लियरली मतलब वो लोग देते हैं लिख के कि हमें कौन से फॉर्मेट, मतलब अभी क्योंकि देखो इनिशियल वाला डाइजेस्ट का फॉर्मेट, तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं। पहला डाइजेस्ट का फॉर्मेट है, दूसरा अब है ये सेकंड नंबर का डाइजेस्ट पे जो भी रिव्यूअर्स ने रिव्यूज़ दिए हैं उसके बेस पे अब तुम ये मेन फाइल है जो बनेगी अब। सो जैसा कि आप ये सारे एक बार सारी लाइन्स पे पढ़ सकते हैं जो भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो इन्हीं के बीच में एक A4 का टेम्पलेट, IEEE टेम्पलेट अगर आप देखेंगे तो सिक्स वाली रो पे IEEE टेम्पलेट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हम वो IEEE का टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, अभी क्योंकि नया टेम्पलेट है, इनिशियली टेम्पलेट अलग था। और उसके बाद जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान में रखते हुए और जो भी उन लोगों ने प्रीवियसली रिव्यू दिए हुए थे, हम पेपर फिर से सबमिट करेंगे। और ये आपको तो इस बार भी हमने पेपर फिर से सबमिट किया था सेकंड टाइम। तो अभी तो ठीक है, ये तो हमारा अभी सेकंड स्टेप में हमारा काम है ये सारे कमेंट्स को पढ़ना और पेपर को IEEE टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एडिट करके दोबारा से सबमिट करना। तो हमने अपना पेपर तो अब हमने 1 अक्टूबर से पहले फिर से सबमिट कर दिया था। अभी मैं आपको ये A4 पे हमने जो IEEE का एक्चुअल फॉर्मेट है उस पे हमने जो पेपर बनाया है वो आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये हमारा पेपर है, ये सेकंड स्टेप पे मैंने मतलब सेकंड स्टेप पे हमारा ये था फेज 2 का। तो जो 1 अक्टूबर से पहले सबमिट करना था, तो 1 अक्टूबर से पहले हमने ये हमारा पेपर था जो हमने सबमिट किया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा 979, ये उनका नंबर है। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे वो लिख के देते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ना है। और आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये मतलब फिगर किस तरीके से लिखना है यहाँ पे, और टेबल की हेडिंग ये ऊपर पे होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको ये पेपर बनाना होता है। तो एक बार मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। इस पेपर पे, जो पेपर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस पेपर में उन लोगों ने 2 इश्यूज़ फिर से निकाले। इस पेपर के इनके 2 इश्यूज़ क्या थे? एक तो कि ये पर्टिकुलर इमेज क्लियर नहीं है, जैसे कि आप देख रहे होंगे जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो ये दिखता नहीं है। तो उनका कहना था कि ये पर्टिकुलर इमेज क्लियर नहीं है, इस इमेज को फिर से अपलोड करो। दूसरा, ये इंसुलेशन एबनॉर्मल की इमेज क्लियर नहीं है, इसको फिर से अपडेट करो। और तीसरा उनका था कि जो तुमने रेफरेंसेस लिखे हैं वो IEEE के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। IEEE के फॉर्मेट के रेफरेंसेस एक्चुअली इस तरीके से होते हैं, इनिशियल में नाम होता है उस पर्सन का जिसने वो किया है, जैसे इस केस में ये नाम ओके है, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर पेपर का नाम, तो पेपर का नाम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ए टेस्टिंग डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, ये भी ओके है।
उसके बाद क्या रहता है कि किस कॉन्फ्रेंस में वो पब्लिश हुआ है, 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है ना, इसके बाद वॉल्यूम लिखना पड़ता है कि वो कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, वॉल्यूम 9 या इस तरीके से, और उसका पेज नंबर लिखना पड़ता है। पेज नंबर जैसे 107, 115 इस तरीके से, सॉरी 115 इस तरीके से वो उस पेपर में ही रहता है। और फाइनली हमें लिखनी पड़ती है डेट, जैसे डेट मैंने लिखा हुआ है, तो मतलब वॉल्यूम और पेज नंबर यहाँ पर मिसिंग थे। और सिमिलरली जैसे नीचे वाले में आप देख रहे हैं ना, वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर तो नीचे वाले में भी नहीं है, पर पेज नंबर मेंशन है, पेज नंबर के बाद डेट। तो इसी तरीके से उन लोगों ने बोला कि अपने रेफरेंसेस को एडिट करो। तो फिर हमारे तो मेरे पास उनके 2 कमेंट थे कि ये पर्टिकुलर इमेज क्लियर नहीं है, ये इमेज क्लियर नहीं है, और ये रेफरेंसेस का एडिट करो। तो ये दूसरी बार का ध्यान रखना है, जो दूसरी बार के चेंजेस वो करने के लिए बोलते हैं वो एक्चुअली हमने भी ध्यान दिया, वो एक्चुअली CMT पे लिख के नहीं आते हैं। जो इनिशियल मतलब जो सबसे पहले तुमने डाइजेस्ट किया था उसके चेंजेस यहाँ पे दिखते हैं कि व्यू रिव्यूज़, मतलब जो भी रिव्यूअर के रिव्यूज़ देखो, जो सेकंड फेज के हैं, जो अभी वो चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं, वो चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखते हैं, मतलब यहाँ नहीं आता कुछ। तो तुम्हें अपना मेल, अपने Gmail ID पे ध्यान रखना पड़ेगा, वहीं पर ही आता है वो कि वहाँ पे जो भी चेंजेस करने के लिए। तो सिमिलरली इस बार हमको जो ये मैसेज आए हुए हैं वो हमारे Gmail पे आए थे कि तुम्हारा जो भी तुमने A4 IEEE का फॉर्मेट में सबमिट किया है उसमें ये 2-3 इश्यूज़ थे। तो हमने अभी वो क्लियर कर लिया है, और अभी हम ये सब क्लियर करने के बाद अभी हम फिर से सबमिट कर रहे हैं। तो कल 15 नवंबर लास्ट डेट है, तो अभी मैंने सबमिट कर दिया है वो। जैसे अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, व्यू कैमरा रेडी सबमिशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 नवंबर अभी 6:05 PM पे मैंने सबमिट कर दिया है, क्योंकि कल लास्ट डेट थी। तो जो भी उन्होंने चेंजेस बोले थे वो सारे चेंजेस करके हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अभी इस पूरी प्रोसेस में एक प्रॉब्लम जो मुझे आई वो ये था कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो वर्ड फाइल पे क्रिएट कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जो वर्ड से, क्योंकि जो ये इमेजेस हैं, जैसे ये पर्टिकुलर इमेज थी, ये हमने अपने कैमरा मोबाइल फ़ोन से क्लिक की हुई थी, तो उसका साइज़ बहुत लार्ज था। तो सिमिलरली हो क्या रहा था कि बहुत सारी इमेजेस जो भी हमने मोबाइल से क्लिक करी हुई थी जिनका भी साइज़ बहुत लार्ज है, तो उससे ओवरऑल डॉक्यूमेंट का साइज़ 30 MB से ज़्यादा पहुँच गया था। तो होता क्या है, क्योंकि हमें वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हैं, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट CMT के अंदर जब भी हम सबमिट कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको PDF में सबमिट करना होता है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ITEC 11 PDF आपको दिख रहा है 11 यहाँ पे, तो हमें ये PDF फॉर्म है, तो हमें क्या करना होता है, तो वर्ड को PDF में कन्वर्ट करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर इशू है कि जब आप वर्ड को PDF में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको सीधे अपने मतलब सिस्टम, अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं करना, कि कंप्यूटर में ऑलरेडी ऑप्शन रहता है कि वर्ड से आप PDF यूज़ कर सकते हैं, कि मतलब वर्ड में आपने फाइल खोली है और सेव एज PDF कर दिया। पर उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब हम इस तरीके से कर रहे थे कि जो ये पर्टिकुलर इमेजेस हैं, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर इमेज है, जब मैं इसको वर्ड से PDF में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, तो ये सारी चीज़ें ब्लर हो जा रही थी। तो एक्चुअली इस चीज़ का सॉल्यूशन IEEE वालों ने दिया है, वो इनिशियली मुझे पता नहीं था, पर क्योंकि मुझे ये इसी बात, जैसे ये पर्टिकुलर इमेज अभी भी ब्लर ही रह गया, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी मैंने इसको क्लियर से क्लियर करने का ट्राई किया, पर फिर भी ये ब्लर हो जाता है मोर और लेस। जैसे अगर आप कुछ लाइनें आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे, तो हमें क्या करना होता है, हमें IEEE ने अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि IEEE PDF एक्सप्रेस, एक लाइन है यहाँ पे रूल नंबर 12 पे अगर आप देखेंगे, एडिट कैमरा रेडी सबमिशन के अंदर 12 के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑल करेक्शंस एंड पुटिंग कॉपीराइट नंबर इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर मैन्यूस्क्रिप्ट, फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर टू प्रिपेयर कैमरा रेडी सबमिशन थ्रू IEEE PDF एक्सप्रेस। इसका यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली। IEEE PDF एक्सप्रेस क्या है, ये वर्ड को PDF में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, तो पर ये थोड़ा एक्यूरेटली कन्वर्ट करता है, और ना
उनका इसेंस को जाने नहीं देता। अगर आप कंप्यूटर से किसी फाइल को करेंगे ना तो वो ब्लर हो जाएंगी, पर IEEE PDF एक्सप्रेस के थ्रू करेंगे तो वो नहीं होंगी। इसीलिए IEEE PDF एक्सप्रेस का यूज़ करना है। तो बाकी आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मे बी आपको ये इशू आए ही ना, अगर आपकी फाइल्स, आपकी इमेजेस का साइज़ इतना लार्ज नहीं है, या आपकी अगर इमेजेस एकदम क्लियर हैं तो अभी हाँ, तो अभी तक मैंने कितने बार पेपर सबमिट कर दिया? टोटल 3 बार पेपर सबमिट कर दिया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इनिशियली में मैंने जो सबमिट किया है वो है डाइजेस्ट। एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस पे चले जाता हूँ। ओके, इनिशियली में आपको एक डाइजेस्ट का टेम्पलेट था, हमने डाइजेस्ट बनाया और 20 जून से पहले सबमिट कर दिया। हमारा डाइजेस्ट सेलेक्ट हुआ और हमसे बोला कि 1 अक्टूबर से पहले मेन फाइल सबमिट करो। तो हमने मेन फाइल को 1 अक्टूबर से पहले सबमिट कर दिया। तो मैं 2 बार सबमिट कर चुका हूँ। उन्होंने फिर जो मेन फाइल सबमिट करी थी उस पर 2 से 3 इश्यूज़ निकाले और बोला फिर से सबमिट करो। तो अभी 15 नवंबर है, अभी मैं फिर से सबमिट कर रहा हूँ। तो मैंने कर दिया है एक्चुअली, तो मैंने 3 बार सबमिट कर दिया है। अभी अगर उन्होंने फिर से कुछ इश्यूज़ निकाले, क्योंकि देखो फाइनली रिव्यू कब है? 13 से 15 दिसंबर। तो जो भी उनको इश्यूज़ निकालने हैं उनको फटाफट निकालने पड़ेंगे। वो अभी फिर से अगर मेरे उसमें फिर भी कुछ इशू रह जाएगा तो मुझे फिर से मेल करेंगे कि हम ये इशू रह चुका है, इसको तुम फिर से एडिट करो। तो वो पर 13 दिसंबर से पहले वो मुझसे सारी चीज़ें एडिट करवा लेंगे। तो मे बी इसके बाद, क्योंकि अभी मैंने करेक्ट कर दी हैं सारी चीज़ें, तो अभी वो फिर से मेरे पास नहीं, मतलब फिर से मुझे मेल नहीं आएगा इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो अभी ठीक है। तो दिसंबर 13 से 15, तो अभी आज 15 नवंबर है और मैं ऑलरेडी 3 बार, ये तीसरी बार मैंने आज अपनी फ़ाइल को फिर से अपलोड कर दिया है। तो अगर ये कंफर्म हो जाएगा तो वो मेल पे कंफर्म कर देंगे कि तुम्हारा फाइल फाइनली सबमिट हो चुका है। और एट द सेम टाइम पेपर सबमिशन के बाद, मतलब तुम्हारा पेपर फाइनली सेलेक्ट हो गया है, तो हमको पे करना पड़ता है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो पर पर्सन अराउंड 3000 रुपीज़ रहते हैं। तो 3000, जैसे अगर मेरे कॉन्फ्रेंस पेपर में 3 लोग हैं, मतलब 3 ऑथर हैं, तो हमको अभी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पर पर्सन 3000 रुपये पे करने हैं। तो टोटल अराउंड 9000 रुपीज़। तो ये एक लास्ट पॉइंट है कि हमको पेपर के लिए मतलब पर पर्सन पे करना पड़ता है। तो हमारा पेपर, मतलब वो एक्चुअली सीट बुक करना है, जो भी हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, तो वो क्योंकि वो IEEE का कॉन्फ्रेंस है, मे बी वो फ्री नहीं है, तो इस तरीके से हमें वहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पर्टिकुलर वो उसको एक्चुअली वो टिकट बुक करना बोल रहे थे कि तुम्हें वहाँ पे अपनी एक सीट बुक करनी है और पर पर्सन की सीट है 3000 रुपीज़, इस तरीके से। तो अगर ऑथर हैं, अगर हम 3 के 3 ऑथर हैं तो 3000 3000 3000। अगर आप अपने साथ किसी एक नेक्स्ट पर्सन को लेके जाना चाहते हो, चौथा पर्सन जो ऑथर नहीं है, तो उसके लिए अलग से चार्जेस हैं और उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, शायद 4000 या 5000 इस तरीके से रहते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हमको अभी 12 से 15 दिसंबर के बीच में हमको चेन्नई में ट्रेड सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ फिजिकली हमको ये उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो हमसे सवाल पूछेंगे, अराउंड 7 to 8 मिनट्स तक वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और उनके सामने उस टाइम पे हम अपना ये पेपर नहीं प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर ऑथर PPT। तो उन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है अभी PPT का, फ्यू पेजेस की PPT बनाएंगे और उस PPT के थ्रू उनको एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पर हम जाके सीधे अपना पेपर ओपन नहीं करेंगे कि जो भी हमने पेपर बनाया। तो इन लोगों ने एक, इसलिए PPT का भी एक टेम्पलेट है। तो वो टेम्पलेट आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑथर PPT टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को पे हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे और एक PPT भी बनाएंगे। ये क्लिक हियर टू रजिस्टर में हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। क्लिक हियर टू रजिस्टर के करने के लिए मतलब ये था कि सीट्स जो भी हम जो भी पर्सन अटेंड करने वाले, जैसे हम लोग 3 अटेंड करने वाले थे, तो हमने 3 सीट बुक कर ली हैं ऑलरेडी। तो जैसा कि आपको दिख सकता है कि ऑथर और पेपर प्रेजेंटर के लिए है 3500 रुपीज़। अगर आप सिर्फ IEEE के मेंबर हो, ऐसे ही IEEE के मेंबर हो, पर आपका कोई पेपर नहीं है, बस आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हुए हो, तो आपको 6000 रुपीज़ पड़ेंगे। अगर आप एक नॉन मेंबर हो, IEEE के मेंबर भी नहीं हो, ऐसे ही रैंडमली किसी कॉलेज से आप बस देखना चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस कैसा होता है, कैसे पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो आपको 8000 रुपीज़ लगेंगे। और लोकेशन है नंदवक्कम, तमिलनाडु, इंडिया। तो इस तरीके से ये एक पूरा प्रोसेस है। अभी भी हम अपने फाइनली इस पर नहीं गए। एक बार हमारा पेपर IEEE एक बार, तो मतलब 12 से 15 दिसंबर के बाद एक बार मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा कि फाइनली क्या हुआ, वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या एक्सपीरियंस था, और मे बी वो एक्सेप्ट कर लें। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो IEEE वेबसाइट पे हमको दिखने लग जाएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।